welcome to Exampur. I hope you are doing well. So please hurry up, do join the session. और जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे ताकि थोड़ा सा क्लास में रिचमेंट हो सके। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में, जहां हम सांसद टीबी और पीआईबी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं, जो भी इश्यूज होते हैं। और क्योंकि ये आपके जो सांसद टीबी और पीआईबी के जो भी इश्यूज होते हैं, ये आपकी एक होता है पॉलिटिक्स वाले इशू, एक होते हैं आपके जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट होगा, है ना। तो आपके पीआईबी, जो कि पीआईबी आपको मालूम है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये यहाँ के जो भी आर्टिकल्स आते हैं गवर्नमेंट के साइड से पब्लिश किए जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको मालूम होना चाहिए 2016 2017 में जो भी करंट अफेयर्स जो पूछे गए थे ना, ये ऑलमोस्ट 90% जो करंट अफेयर्स की बात करें ऑलमोस्ट पीआईबी से थे। तो आप समझ सकते हैं पीआईबी के इंपॉर्टेंस क्या है। एक तो होता है चटपटा मसाला खबर, ठीक है। मसाला खबर आपको चाहिए तो बहुत सारी जगह मिल जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन आपको यूपीएससी के रिलेवेंट अगर आपको चाहिए, न्यूज खबर चाहिए या फिर आपको करंट अफेयर चाहिए, तो आपको इस सेशन के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, जो कि आपके यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस इवन की इंटरव्यू तीनों को टारगेट करने वाली है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास वैसे 5 टॉपिक है और 5 टॉपिक आई होप कि आपने देख लिया होगा थंबनेल में क्या 5 टॉपिक है। और 5 टॉपिक को हम लोग एक इस तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि आपका टाइम ही बच सके, कम टाइम में एक अच्छा कंटेंट क्वालिटी भी हो और क्वांटिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज ना हो सके, ठीक है। आई होप कि आप समझ सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, सबसे पहले जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सेशन को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि यस कि ये 6 बजे सेशन चल रही है, लेकिन 6 बजे आपको मालूम होना चाहिए कि 6 बजे जो इंसान उठ गया इस टाइम में, ठीक है, पढ़ने के लिए, तो वो सोचे कि आगे उसकी जो रिजल्ट है वो भी उसका वेट करेगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। और सबसे पहले जो आज का आर्टिकल है, सबसे पहला जो टॉपिक है, ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में, यानी कि विश्व आर्थिक आउटलुक बोल सकते हैं। और ये जो है ना, अभी एक रिपोर्ट रिलीज हुई, आईएमएफ ने रिपोर्ट रिलीज की। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना, जो कि आपको 1945 में ये इस बॉडी स्टैब्लिश हुई थी। और इन्हीं की तरफ से वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इसे रिलीज किया गया। ये बेसिकली रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में हर एक कंट्री की हम बात करें तो हर एक जो मेजर कंट्री है बोल सकती है, फिर ऐसे इंडिया की भी काउंट होती है, तो ऐसे हर कंट्री की यहाँ पर जो भी प्रेडिक्शन, एक अनुमान लगाया जाता है कि इसकी जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, आर्थिक जो मतलब ग्रोथ है, वो क्या होने वाली है, किस तरीके से होने वाली है। प्लस ये भी बात करती है कि जो मुद्रा स्फीति है, जो यानी कि जो इन्फ्लेशन है किसी भी कंट्री की, ठीक है। देखिए, एक हर कंट्री की पर्टिकुलर लेवल में उसको पहले एनालाइज करती है, रिपोर्ट निकालती है कि इंडिया क्या होगा, यूएसए क्या होगा, चाइना क्या होगा, यूके क्या होगा। उसके बाद फिर एक एवरेज निकाल लेती है, एक औसत जो है ना, एक एवरेज कि पूरे दुनिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या है ना, मतलब एक हर एक कंट्री का, उसके बाद सबका मिला के निकाल निकाल लेती है। तो यहाँ पर ये जो आप आर्टिकल देख पा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल टॉपिक है। तो यहाँ पर बिल्कुल 5 से 6 पॉइंट में, ठीक है, 5 से 6 पॉइंट, एक एक टॉपिक 5 टॉपिक, और हर एक टॉपिक में 5 से 6 पॉइंट आपको लिखवाएंगे। और बिल्कुल आपको लिखना है, नोट्स बनाना है। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे फिर आप मंथली मैगजीन जो लास्ट में होता है उसको भी रिलाई करेंगे, वो लास्ट में समझ में आता नहीं। एक बार खाने से अच्छा है पूरा, एक बार गर्दन तक खाने से अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा कर खाइए, वो डाइजेस्ट भी होता है। यहाँ तक खाने के बाद आप खुद महसूस कर सकते हैं कि आपको कैसा कैसा फील होता है, ठीक है। चलिए, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में हम देख रहे हैं। और ये आपको मालूम है कि ये रिलीज कौन करता है, ये आईएमएफ रिलीज करता है, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटर इंटरनेशनल नेशनल मॉनेटरी मॉनेटरी फंड, ठीक है, ये रिलीज किया। और अभी ये 2022 के लिए रिलीज किया गया, 2022 के लिए ये रिलीज किया गया। दूसरी बात, अब सवाल ये उठता है कि ये क्या क्या रिलीज किया। ये सबसे पहले रिलीज किया कि हर देश की जो आर्थिक जो ग्रोथ है, जो विकास है, वो किस तरीके से कितना परसेंटेज से बढ़ रही है। तो एक अच्छी बात आपको सुनने को मिलेगी कि भारत की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है, पहले से बहुत अच्छी है। और भारत को जो प्रोजेक्ट किया गया है, कि भारत को जो दर्शाया गया है कि क्या इसका अनुमान होने वाला है खासकर इकोनॉमिक ग्रोथ के रिगार्डिंग, तो भारत का जो पोजीशन वो अच्छा दिखाया गया 2022 में भी और 23 में भी, ठीक है। ये प्रेडिक्ट भी करता है जिससे अभी 22 में क्या हो, मतलब अभी के हिसाब से क्या भी हुआ है, ठीक है, और अगले साल का भी वो कर लेता है। और एक अच्छी बात पता क्या है कि यूपीएससी जब प्रीलिम्स जब क्वेश्चन पूछती है ना, तो आपसे एक चीज वो पूछेगी कि ये जो रिपोर्ट है ना, ये आईएमएफ वर्ष में एक ही बार रिलीज करती है। तो आप बोलेंगे अरे हाँ, ये तो सही बात है, ठीक है, एक साल में एक ही रिपोर्ट, ऐसे ही जनरली यही होता है ना, एक रिपोर्ट रिलीज होती है। लेकिन ये ऐसा चीज है कि आईएमएफ ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये 2 बार रिलीज करती है। एक कौन से मंथ पे, एक आपका मंथ होता है आपका 2 बार, ठीक है,
2 बार ये रिलीज करती है। उसमें भी एक आपका अप्रैल होता है महीना, ठीक है, जो कि आप जा चुका है। एक अभी अक्टूबर जो कि भी चल रहा है ना, एक आपका अक्टूबर। तो ये 2 मंथ होते हैं जो कि ये रिलीज की जाती है। इसके अलावा और भी एक रिपोर्ट है जो कि वो रिलीज करते हैं, वो भी हम लास्ट बात करेंगे। पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं चीजें कि ये चीजें क्या क्या इन्होंने कहा है। थोड़ा मैप के जरिए हम तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो बेसिकली है ना, ये क्या कहा गया है। आपको मालूम है कि सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी की जो बात करते हैं ना, सकल घरेलू उत्पाद, इसके रिगार्डिंग ना कुछ प्रोजेक्शंस आए हैं आईएमएफ की तरफ से। कुछ उन्होंने अनुमान लगाया कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, ठीक है। तो कुछ कंट्री का उन्होंने लिस्ट बनाया और आप देख पा रहे हो कि इसमें इंडिया जो है ना, इंडिया भारत, ठीक है, भारत पहली पायदान पर है। और ये भारत 2022 की यहाँ पर एक डेटा निकाला गया है कि भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद है, इनकी जो जीडीपी की जो बात करते हैं, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जो बात करते हैं, इसमें जो परसेंटेज है आपका 6.8% है। 6.8% 2022 के लिए, ठीक है, 2022 के लिए 6.8% है। 2023 के लिए इन्होंने अनुमान लगा लिया है और कितना लिखा है, 6.1%। जो कि आप देख सकते हैं कि बाकी सारे कंट्री यहाँ पर देखिए कि स्पेन भी है जो कि सेकेंड नंबर पे है। चाइना का आप देखना चाहेंगे जरूर, क्योंकि चाइना हमारा सबसे एक तो एक राइवल कंट्री भी है ना, और एक बोल सकते पड़ोसी कंट्री भी है जो कि बनती नहीं अच्छे से। तो चाइना का पाकिस्तान देखना चाहेंगे, तो लेकिन आपको हम दिखाएंगे चाइना का, क्योंकि पाकिस्तान दूर दूर तक यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। क्योंकि आपको मालूम है कि हाल ही में पाकिस्तान की जो आर्थिक जो स्थिति है वो अच्छी नहीं थी। और क्योंकि जो श्रीलंका के साथ के बाद ही जब चीजें खबर में आ रही थी कि पाकिस्तान की भी स्थिति सेम टू सेम होने वाली है, बांग्लादेश की भी आ रही थी, तो बांग्लादेश का भी यहाँ पर आपको इस लिस्ट में, जहां तक ये लिस्ट आपको दिखाई दे रहा है वो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। चाइना आपको दिखाई देगा जरूर, ठीक है। अब मालूम है कि चाइना के पास एक प्लस पॉइंट क्या है कि उनकी जो इकोनॉमी है, उनके पास ये बोल सकते हैं फंड की कमी नहीं है, उनके पास अथार फंड है, ये बोल सकते हैं। तो फिर भी यहाँ पे इनकी जो ग्रोथ है, देखिए जो यहाँ पर ग्रोथ लिखा है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये ना पिछले साल के कंपेयर में निकाल लेते हैं। यानी पिछले साल के कंपेयर में अभी 2021 से कंपेयर में 22 में ये आपका ये निकाला गया, ये हम लोग ने निकाले, ये आईएमएफ की तरफ से निकाला गया है ना, आईएमएफ की तरफ से निकाला गया। तो आईएमएफ ने ये अनुमान लगाया, ठीक है। अब वो अपने पैरामीटर जो भी यूज करते हैं उसके हिसाब से वो निकालते हैं, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कहा कि 3.2% जो ना चाइना का रहने वाला है, और 4.4% आपका चाइना का 2023 में हो जाएगा। लेकिन फिर भी इंडिया के आसपास जो 5% भी कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो कि 5% को भी वो टच कर रहा है। तो ये एक प्लस बात है, ये एक अच्छी बात है ना। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आप बोलेंगे सर यूएसए का कहाँ चला गया, यूएसए आपको दूर दूर तक दिखेगा नहीं, लेकिन आपको आप थोड़ा नजर नीचे लगाइए, ठीक है, नजर नीचे कीजिए और आपको यहाँ मिलेगा 1.6% में। क्योंकि आपको मालूम है कि यूएसए के हम लोग कंपेयर करते हैं कि वहाँ वो मतलब इकोनॉमिकली भी वो एक डेवलप्ड कंट्री है। चाइना भी बोल सकते हैं वो मतलब उनके पास अथार बोल सकते हैं कि फंड है, इनके पास इन्वेस्टर बहुत ज्यादा अच्छा खासा है, ठीक है। वो दुनिया में हर एक अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करता है, इसके लिए उनके पास मतलब फंड की कमी नहीं है। यूएसए, लेकिन यहाँ पर देखिए कि यूएसए का 1.6 है, और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यूएसए की जो अर्थव्यवस्था है, जो कि वहाँ की जो इकोनॉमी है, वो 1.1 वो 1 होने वाला है, ठीक है। एक बस 1% जो है ना वो बचने वाला है। इनकी इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो तो चाइना से छोड़िए, यहाँ पर देखिए जापान से भी नीचे है, ठीक है। जापान एक छोटा सा कंट्री है जो कि आइलैंड कंट्री जिसको हम बोलते हैं कि एक द्वीप कंट्री जिसको मानते हैं, उससे भी जो बुरी हालत है वो यूएसए की है। ऐसा मतलब इसका मतलब ये नहीं कि उनकी जो डेवलपमेंट नहीं हो रही है। हम लोग देखिए यहाँ पर जो परसेंटेज दिखाया जा रहा है, मतलब ये हुआ कि पिछले साल के कंपेयर में हम लोग इस साल कितना हम लोग ग्रो करने वाले, कितना विकास करने वाले, ठीक है। जैसे मान चलिए कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि पिछले साल हमने क्या किया कि हमने हमने सपोज एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने एक फैक्ट्री खोली, ठीक है। और वो फैक्ट्री आपका बिस्किट का फैक्ट्री है। तो उस बिस्किट फैक्ट्री में हम लोग क्या कर रहे थे ना कि हम लोग उस टाइम में हम लोग 100 पैकेट जो बिस्किट है वो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, बना रहे थे, उत्पादन कर रहे थे। तो 100 पैकेट बिस्किट हम लोग 2021 में किए, और 2022 तक आते आते वो 200 पैकेट हो गया। या ये मान चलिए कि वो आपका 150 पैकेट हो गया। 100 था पहले एक साल में, ठीक है। अब इस साल में आपका हो गया 150 पैकेट। तो कितना परसेंट हो गया, 150%, यानी कि 150% का जो है ना, ये आपका बोल सकते हैं 50% है ना। 50% का आपका इसमें प्लस हुआ, ग्रोथ हुआ। क्यों क्यों इसमें देखिए, क्योंकि 50% एक्स्ट्रा हम लोग यहाँ पर ग्रो किए, डेवलप किए, है ना। उसी तरीके से यहाँ पर ये बोला है पिछले साल के कंपेयर में हम लोग उत्पाद किए, डोमेस्टिक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आपका 6.8% है, ठीक है। आई होप कि ये बात समझ में आपको आ गई। ये बात कर लिए, कुछ कुछ चीजें जो है ना यहाँ पर डेटा, आप इसको प्लीज प्लीज बना लेंगे, ठीक है। बिल्कुल आप आंख बंद करके ब्लाइंडली आप
फोकस बिलीव कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। ये आपके यूपीएससी रिलेवेंट है एज पर माई एक्सपीरियंस, एज पर माई ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन के जरिए और एक्सपीरियंस के जरिए आपको चीजें बताई जा रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे मन में है, मेरे मन में तो बहुत सारी चीजें आती है ना कि आपको मन करता है कि कुछ चटपटा खबर सुना दे ताकि भागता हुआ, ठीक है। जैसे कुछ पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में होता है कि ये चीज, ये जो नेता है इसको कौन सा टोन कसती है, इसमें क्यों ठहाके लगा हंसे गए, है ना। फिर जैसे आईआर में कुछ बात है तो आईआर में भी आपको बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको एक लिमिटेड आपको पढ़ना पड़ता है कि आपको जो एग्जाम के रिलेवेंट है। ऐसा नहीं कि आईआर में किसी कंट्री में मतलब कुछ इरिलेवेंट डेटा जो है वो आप पढ़े जा रहे हैं। आपको सोच समझ के ध्यान से आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, हर समय चौकन्ना रहना पड़ेगा, नहीं तो कंटेंट की बौछार है, सही कंटेंट दिमाग में नहीं गया और टाइम नहीं गया, फिर आपका वही अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट चलता रहेगा, ठीक है। फिर 6 दिन खत्म होगा, फिर आप बोलेंगे सही टाइम में सर समझाए थे लेकिन हम सुने नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर ना एक चीज और समझाना चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड का, पूरे ग्लोबल लेवल पे, पूरे विश्व में का एक एवरेज, एक औसत जो है ना, एक जब निकाला गया इसका ये क्या बोलते हैं उसको, जीडीपी जब निकाला गया, या फिर विकास दर निकाला गया, विकास जो दर निकाला गया ना, आर्थिक विकास दर, तो उसमें ये देखा गया 3.2% जो है ना, ये पूरा 2021-22 का रहा है। यानी कि पूरा जब एवरेज निकाला गया पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का, तो 3.2% 2022 में लाया गया। ये हम डेटा क्यों लिख रहे हैं, ये डेटा आप इसको यूज कर सकते हैं, भले ही प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट थोड़ा कम ही है लेकिन हम इसको यूज कर सकते हैं मेंस में, है ना। तो क्योंकि हम ये सेशन पूरा प्री और मेंस दोनों के ऊपर ये आपका बेस्ड है, तो हम चाहते हैं कि आपके पास एक अच्छा कंटेंट हो सके प्री और मेंस दोनों का एक कंबाइन तरीके से, एक इंटीग्रेटेड वे में, इसलिए ताकि हम दोनों पर फोकस करते हैं। यहाँ पर ये भी बोला गया कि 2023 तक आते आते ना ये थोड़ा कम हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा, 2023 तक आते आते 2.7% हो जाएगा, 2.7% है। क्यों, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्री है जहां पर आप देख पा रहे हो कि जहां पर जिनका यहाँ पर तो ग्रोथ आपका देखिए जो लाइन है थोड़ा बड़ा है, लेकिन इधर देखिए कम है। कम है मतलब कि आपका जो एवरेज है, जो औसत है, वो भी तो कम होगा ना, है ना। तो ये आपका अगर यहाँ पर 3.2% है तो वहां उधर देखिए ये आपको ऑलमोस्ट किसी किसी की बढ़ता दिख रहा है, ठीक है। जैसे चाइना को हो गया, ठीक है। हमारे इंडिया का थोड़ा सा 0.7% कम है, 0.7% कम है, ठीक है। लेकिन फिर ऑलमोस्ट देखिए इन स्पेन का, यूके का आप 1.2% कितना डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो एवरेज की हम जो बात करें पूरे वर्ल्ड की, ये भी आपका कम आया, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि जो मुद्रास्फीति है, ये तो हम बात कर ली विकास दर की, जीडीपी की हम बात की है, लेकिन जो मुद्रास्फीति है, जो इन्फ्लेशन की जो बात करते हैं, इन्फ्लेशन के बारे में भी यहाँ पर कुछ बोला गया। इन्फ्लेशन के बारे में ये बोला गया यहाँ पर कि ठीक है, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन के बारे में भी यहाँ पर कुछ बातें बोली थी। यहाँ पर ये बोला गया कि जो भारत की जो इन्फ्लेशन है, जो इंडिया का जो इन्फ्लेशन है, और ये क्या उसको बोलते हैं, पूरे विश्व का जो है, इंडिया की जो इन्फ्लेशन है, बेसिकली ये बोला गया 8.8%, ठीक है, 8.8%। ये डेटा मेरे ख्याल से आपको लिखने की नीड नहीं है। क्यों, क्योंकि इससे भी बेस्ट डेटा जो इन्फ्लेशन, क्योंकि आरबीआई जो ना इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग एक अच्छा डेटा रिलीज करती है ना। तो आप वो डेटा आपके रिलेवेंट होगा, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहे हैं, ऐसे हम बोल दे रहे हैं, ठीक है। आपको लिखना आप लिख सकते हैं, लेकिन जो हम बोल रहे हैं उसको आप कभी सुना भी कीजिए कि आप ये डेटा आईएफ से एक बेस्ट डेटा कौन दे सकता है, हमारी कंट्री का जो मुद्रास्फीति है, जो इन्फ्लेशन है, ये भी आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब एग्जाम में कोट करेंगे, जब लिखेंगे, तो आरबीआई का जो डेटा है वही लिखेंगे, क्योंकि आरबीआई डेटा वैलिड होगा आईएमएफ के कंपेयर से, ठीक है। तो आरबीआई लिखना बेस्ट रहेगा। तो 8.8% जो अभी का है, ठीक है, 6.5% जो कि 2023 में हो जाएगा, और 24 में कुछ और भी कम होने की ये चांसेस है। इसके बाद ये भी कुछ जब ये रिपोर्ट रिलीज करते हैं ना, कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन भी देती है, कुछ ना कुछ सुझाव भी देती है कि आईएमएफ, ठीक है, आपने एक रिपोर्ट रिलीज किया वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, लेकिन कुछ सुझाव भी ये लोग देते हैं कि ठीक है, वर्ल्ड की जो पूरी इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, ये कैसे ठीक हो सकती है, कैसे ये पटरी पे ला सकते हैं। तो इसके लिए जो सुझाव जो दिए गए ना, सुझाव में से ये कुछ, पहला सुझाव ये है, सुझाव में से कुछ पहला सुझाव ये है कि पूरे जो वर्ल्ड की जो ये हर एक कंट्री की जो हम इन्फ्लेशन की जो हम ये बात कर रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड की जो इन्फ्लेशन है, ठीक है, पूरी वर्ल्ड की जो मुद्रास्फीति है, सभी कंट्री को एक एफर्ट्स लगाने की नीड है, प्रयास करने की नीड है अपनी अपनी इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है, ताकि जो मुद्रास्फीति की जो समस्या है वो कम हो सके। तो सुझाव ये है कि सभी कंट्री अपनी कंट्री पे इन्फ्लेशन को कम करे,
तो मैं शॉर्ट में लिखे INFL, इन्फ्लेशन, और डाउन कर दिया, इसको कम करना है, ठीक है। लेकिन आरबीआई ये कहते हैं कि आरबीआई के पास टारगेट ये है कि आप जो है ना 4% एक टाइम डिसाइड किया गया, और 4 के +2% और -2%, यानी कि आप इन्फ्लेशन का जो रेट है ना, आप फ्लक्चुएट हो सकता है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, तो 4% एक डिसाइड किया गया नंबर, एक परसेंटेज, और 4 से +2 6, और 4 से -2 यानी कि 2%, यानी कि 2 से लेकर 6%, है ना। और बीच का एक 4% बोला गया, 4% तक इन्फ्लेशन बहुत बेस्ट है, सही है। थोड़ा बहुत मुद्रास्फीति होना अच्छा माना जाता है हमारे देश की अर्थव्यवस्था, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है। और +-2 के लिए ये आपका एक टाइम, एक लिमिट, एक जोन डिसाइड किया गया। तो ये हो गया, ठीक है। हमारी आरबीआई इसमें कोशिश कर भी रही। दूसरी बात ये है कि जो आरबीआई क्या करती है, वो मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज करती है, आपको मालूम होना चाहिए। और जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो करती है फिस्कल पॉलिसी। तो यहाँ पे ये भी बोला गया कि हर एक कंट्री में जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो फिस्कल पॉलिसी है, दोनों में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, दोनों में एक तालमेल होना चाहिए। और ये बोला गया किसके लिए, दूसरी बात हम लिख रहे, ठीक है। तो ये बोला गया कि एक कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए किसके बीच में, तो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के बीच में। मॉनेटरी पॉलिसी जो कि आरबीआई रिलीज करती है, फिस्कल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट रिलीज करती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया सुझाव में, मतलब ये सुझाव आपको, ये नीचे वाला पॉइंट है ना, नीचे के पॉइंट जो हम लिख रहे सुझाव, ये आपके मेंस में काम आ जाएंगे, ऊपर की चीज प्रीलिम्स में काम आ जाएंगे। तो मेरा ये मोटो होगा कि आपको एक कॉम्बिनेशन मिल जाए, एक अच्छा कॉम्बिनेशन, ठीक है। 5 आर्टिकल्स है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे। इसके बाद ये बोला गया ना कि जब भी कुछ समस्या आता है, ठीक है, जब भी आरबीआई या गवर्नमेंट अगर इन्फ्लेशन को हैंडल करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जब भी कुछ स्टेप लेती है, तो और उस स्टेप लेने के दौरान अगर कुछ कहीं जो एक कुछ समस्या बीच में आती है, मान चलिए सरकार जो है आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप बोल ली है, ठीक है। अचानक कुछ ना कुछ समस्या आ गया, कोविड-19 आ गया, ठीक है, किसी को पता नहीं था, वो आ गया। अब उस टाइम में पैनिक नहीं होना है, वैसे सिचुएशंस को भी एक अच्छी तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर वे में उसको हैंडल करना है, ये चीजें बातें की गई। इसके बाद ये बोला गया कि जो क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, क्लाइमेट इशू होते हैं, जो जलवायु परिवर्तन होते हैं, ठीक है, तो क्लाइमेट एक पॉलिसी होती है, यानी कि जलवायु के अकॉर्डिंग जो योजना होती है ना, ये भी लाने की नीड है। जलवायु जो परिवर्तन होता है ना, ये आपके बेसिकली इकोनॉमी में भी इम्पैक्ट करता है। अगर जलवायु परिवर्तन होगा तो कहीं ना कहीं आपका हेल्थ से वो रिलेटेड है, हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि हेल्थ पे जब इशू बढ़ेगा तो हमारे जो पॉकेट खर्चे वो भी तो बढ़ेंगे ना। तो अनलिमिटेड इनडायरेक्टली हम ये बोल सकते हैं कि जो क्लाइमेट पॉलिसीज है, क्लाइमेट पॉलिसी मतलब ये नहीं कि आप क्लाइमेट के लिए कुछ पॉलिसी, मतलब ऐसी पॉलिसीज लाइए ताकि जो भी चीजें कहीं ना कहीं पॉकेट से जो खर्चे जो निकलते हैं हमारे, ठीक है, उसमें थोड़ा कंट्रोल आए। हमारी जो देश की जो अर्थव्यवस्था, उसमें जो बाकी जो फिजूल के जो खर्चे होते हैं ना, इस पे कुछ गिरावट आए। मतलब कुल मिलाकर हम ये बोल सके कि क्लाइमेट का जहाँ पर संबंध है हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था उससे रिलेटेड कहीं पर है, जो यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं कम कम हो रही है, जीडीपी कम हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबल, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पॉलिसी लाने की नीड है, उसके अकॉर्डिंग हमें योजना बनाने की नीड है। ये पूरा जो इस आर्टिकल में बोला गया, आई होप कि इतने में सारे आपको चीजें समझ में आ गई। इतना जितना हम लिखे हैं आप लिख लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको ये चीज नहीं लिखना है, ठीक है। पहली बात ये चीज लिखना नहीं है, हाँ इंडिया का लिख लीजिए बस, इंडिया का डेटा आप लिख लेंगे, बाकी कंट्री डेटा आपको लिखने की नीड नहीं है। थोड़ा स्मार्ट बनना है तो स्मार्ट आपका ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो आर्टिकल है, ये आपका आर्टिकल और भी इंपॉर्टेंट है, और ये आपका आर्टिकल बेसिकली आपका पीएम डिवाइन से है। पीएम डिवाइन मतलब प्राइम मिनिस्टर या प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। पीएम डेवलपमेंट एंड इनिशिएटिव, इसको लिख ही दे रहे हैं, ठीक है, इसे यहाँ लिखा हुआ है सर, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी कि जो आपका जो पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है ना, आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र, यानी कि आपका मालूम है 8 स्टेट है ना, आसाम, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, ये सब जो आपके जो स्टेट 8 स्टेट यहाँ पर है। तो 8 स्टेट के लिए यहाँ पर अभी इसके पहले भी हमने कुछ आर्टिकल डिस्कस किए थे नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बारे में, अभी कुछ ही दिन हुए होंगे मेरे ख्याल से। तो ये भी आपका कुछ ना कुछ उसी से रिलेटेड है, और वो 8 स्टेट्स के विकास से, 8 स्टेट के डेवलपमेंट से रिलेटेड है। क्या चीजें हम ये बात करते हैं नॉर्थ, देखिए प्रीलिम्स के लिए भी जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें हम यहाँ तो लिख देंगे, ठीक है। जो चीज हम बोल रहे हैं कि ये प्रीलिम्स में से इस यहाँ से कुछ स्टेटमेंट बन सकते हैं, क्या बनेंगे वो तो आप संभाल सकते हैं कि क्या जो कुछ बनेंगे तो आप कर देंगे, लेकिन हम ये बोल देंगे कि यहाँ से कुछ स्टेटमेंट बन सकते हैं, और जो बनेंगे वो तो आप उसको कर लेंगे, ठीक है। बस हमें हिंट दे देना है कि यहाँ से आप ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए। तो पहले हम यहाँ से आते हैं, ठीक है, कि ये बेसिकली क्या चीज है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो पीएम डिवाइन है,
ये एक मतलब जो नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है, जो पूर्वोत्तर जो रीजन है, जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, वहां पर जो डेवलपमेंट जो विकास की जो एक गैप है, डेवलपमेंट जो गैप वहां पर दिखाई दे रहा है, उस गैप को फुलफिल करने के लिए, यानी कि गैप हम क्यों बोल रहे हैं, गैप तभी बोलते हैं जब यानी कि कोई चीज ज्यादा या कोई चीज कम होता है। यानी कि हम यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जो आपका जो बाकी जो पार्ट है, इंडिया का जो बाकी जो पार्ट है, जो आपका पोर्शन है, यानी कि आपका मिडिल ईस्ट हो गया, सॉरी आपका जो सेंट्रल पार्ट हो गया, बिहार यूपी झारखंड ये सब, जो दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पर विकास का जो दर है ना वो सही तरीके से है। लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट की जो विकास की जो दर है, ये बाकी सारे रीजन से थोड़ा पिछड़ा हुआ है। तो ये जो गैप जो क्रिएट हुआ है ना, उस गैप को फुलफिल करने के लिए, उस गैप को भरने के लिए सरकार को यहाँ पर नीड है कि सरकार यहाँ पर इस चीज को, इसलिए सरकार इसको लेके आई है। ये इसमें देखिए, जब भी कुछ लेके आते हैं ना कुछ फंड होता है, कुछ ना पैसे इसमें इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो इसमें कुछ है, क्या है इसमें, इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ 6,600 करोड़। ये एक बार में खर्चा नहीं होगा, ये एक बार खर्चा नहीं, ये आपका 2025-26 यानी 26 तक ये खर्चा करने की बात की जा रही है, ठीक है। एक बार नहीं होगा। लेकिन अभी आप बोलेंगे सर ये इशू में क्यों है, करंट में क्यों है, क्योंकि ये सबसे पहला जो इंस्टॉलमेंट है ना, क्योंकि ये पहली बार तो होगा नहीं, ये फर्स्ट टाइम में तो होगा नहीं, मतलब आप सारा पैसे एक ही बार में खर्च कर दिया। तो इसको एक फेज वाइज में, इसको एक बोल सकते हैं इंस्टॉलमेंट वाइज में इसको खर्च करने की बात की गई है। तो पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो रिलीज हो चुका है, ये बोला जा रहा है पहला इंस्टॉलमेंट। और ये सबसे पता है, ये जो प्रीलिम्स से यूपीएससी क्वेश्चन कहाँ से पूछेगी कि ये जो स्कीम है, और ये स्कीम पहला ऐसा स्कीम है, ठीक है, बोल सकते हैं मतलब जो कि गैप को फुलफिल करे। और ये पहला ऐसा स्कीम है जो कि आप सेंट्रल फंडिंग है 100%, यानी कि जो 100% जो सेंट्रल फंडिंग होती है, उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, क्या उसके लिए टर्म यूज करते हैं कि ये एक जो सेंट्रल सेंट्रल सेक्टर सेक्टर स्कीम है, जहां पर आगे सेंट्रल सेक्टर सेक्टर जहां वर्ड आ गया तो समझिए कि पूरा 100% जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पर देने वाली है। यानी क्या, एक तो ये भी होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पैसे दे रही है और कुछ पैसे आपके स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। या यूटी में जो भी आपका इसे यूटी में तो सारा देख लेती है, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ऐसे जहां पर असेंबली है, तो वहां पर तो जो असेंबली है, जैसे दिल्ली में क्या असेंबली है, पुडुचेरी में क्या असेंबली है, तो वहां पर गवर्नमेंट है, वहां पर टैक्स कलेक्शन के भी राइट्स वहां पर उनके पास में। लेकिन जो कंप्लीट जो यूटी होते हैं, केंद्र शासित जो होते हैं, उनके पास टैक्स कलेक्शन चीजें नहीं होती है। तो उनके पास बेसिकली केंद्र सरकार की चीज होती है जो कि उनको सारा कुछ रेगुलेट करती है। तो यहाँ पर जो 100% फंडिंग है, एक तो होता है कि सेंट्रल भी दे रही है और स्टेट भी दे रही है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए होता है स्पॉन्सर्ड, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होता है। स्पॉन्सर्ड जहां पर वर्ड यूज हो गया, मतलब कि वहां पर दोनों पार्टी यानी केंद्र भी और राज्य भी दोनों साथ में दे रही है, ठीक है। इतना याद रहेगा, ये यहीं से कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो आप इस चीज को आप दिमाग रख लीजिए, प्रीलिम्स के लिए ये खास ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। दूसरी बात इसमें ये है कि मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इसका उद्देश्य क्या है, क्या ये करने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि बहुत सारे फील्ड में जब ये कहीं भी इन्वेस्टमेंट होता है, कहीं भी सरकार कुछ लेके आती है, तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एक समाज में एक सपोर्ट, एक सोशल सपोर्ट के लिए, एक समाज में एक सोशल सपोर्ट के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। हम ये एक वर्ड लिखना चाहते हैं, सपोर्ट सोशल डेवलपमेंट, सपोर्ट सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखेंगे, सामाजिक सामाजिक विकास के लिए, विकास के लिए ये इसका ऑब्जेक्टिव बनाया गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव अभी इसमें लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरे में यहाँ पे ये बोला गया कि जब भी सामाजिक विकास होगा तो इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब भी ये नहीं कि वहां पर रोजगार नहीं मिलेगा, तो रोजगार भी मिलेगा, ठीक है। तो रोजगार भी यहाँ मिलेगा, ये तो आम बात है, ठीक है, रोजगार मिलेगा क्योंकि वहां पर जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो रोजगार को भी फोकस किया जाएगा कि वहां पर लाइवलीहुड जो है ना उसके लिए। और जो डेवलपमेंट गैप्स है वो तो देखा ही जाएगा। इसके बाद वहां पर जो है ना, जो विकास की जो दर बोलते हैं, हर एक स्टेट में अपने अपने विकास की दर है। जैसे आपने देखा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में हर एक कंट्री की कुछ ना कुछ इकोनॉमिक रेट है डेवलपमेंट की। तो उस तरीके से स्टेट की भी जो ग्रोथ रेट है, आपको मालूम है कि मुंबई की जो इकोनॉमी अच्छी है, आप बात कीजिए गुजरात की भी अच्छी है ना, बहुत सारे ऐसे स्टेट, बेंगलोर कर्नाटक हो गया। तो क्या सब स्टेट की क्या इकोनॉमी अच्छी है अर्थव्यवस्था? नहीं, सबकी अच्छी नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की जो अर्थव्यवस्था है वो बाकी सारे से बहुत बद से बदतर है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो विकास की जो दर है ना, विकास दर में भी तेजी बढ़ करना, ठीक है, ये इसका इसका टारगेट है, इसका उद्देश्य, इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो 3 पॉइंट हमने ये बताया। अब यहाँ नीचे हम तो बात करेंगे इसी में कि और चीजें क्या चीज है। तो इसमें और चीज की हम बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी क्या इसमें बोल सकते हैं, इसमें एक टर्म आता है इसमें
क्या इसका सिग्निफिकेंस होने वाला है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस होने वाली है। सिग्निफिकेंस में आपको मालूम है कि जब हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न की, तो वहां पर तीन चीजें ना बड़ा फेमस है, ठीक है। टी हो गया, ठीक है आपका, और ये और भी जैसे कुछ क्रॉप्स है जो कि वहाँ के लिए फेमस है, तो वो चीजें वहां पर फेमस है। तो सिग्निफिकेंस ये भी वहां पर जो लोकल्स, जो वहां पर जो क्रॉप्स होते हैं, लोकल क्रॉप्स की बात करें, लोकल वहां पर हैंडीक्राफ्ट्स की बात कर रहे हैं। क्योंकि हमने मैगजीन में हमने कभी कभी बात किया था, हमें याद भी आ रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बारे में हमने कुछ कुछ चीजें आर्टिकल्स में बात किए थे मैगजीन में। तो आपको कहीं ना कहीं याद भी होगा। तो टूरिज्म की बात करें चाहे किसी की बात करें, कहीं ना कहीं दिमाग में याद आ रहा होगा। तो उसी के पैरेलली हम ये कह सकते हैं कि जो भी आपका नॉर्थ ईस्टर्न की जो स्टेट है, वहां पर जो लोकल्स जो बिजनेस है, लोकल्स जो आपके स्टार्टअप है, उसको भी कहीं ना कहीं आप बोल सकते प्रोत्साहन मिलेगा, उसको भी कहीं ना कहीं प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो वहाँ की इकोनॉमी है, इस पे भी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही कुछ न कुछ समस्या भी है। समस्या की हम बात करें तो समस्या यहाँ पर ये भी है, समस्या की हम बात करें तो समस्या यहाँ पर बहुत सारी समस्या है। जैसे कि एक समस्या यहाँ पर ये भी होने वाला है कि आप देखिए, अगर हम एक जनरल तरीके से समस्या की हम बात करें, जनरल वे में बात करें, तो पहले तो हम ये बात करें कि वहाँ के जो क्षेत्र है, वहाँ जो नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है, वो बाकी सारे स्टेट यूटी से अलग थलग है, आइसोलेट है ना, अलग थलग है, यानी कि आइसोलेट बोल सकते हैं। आइसोलेट यानी कि अलग थलग, ठीक है, आइसोलेट है यानी कि अलग थलग है। एक सबसे बड़ी समस्या ये है। दूसरी समस्या ये है कि वहाँ की जो बनावट बोल सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो वहाँ बिल्डिंग्स है, जो वहाँ कॉलेजेस है, जो वहाँ पर बाकी जो भवन है, इसमें भी कहीं ना कहीं आप बाकी सारे स्टेट से पिछड़ा हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्ट में लिख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, शॉर्ट में IRF कर दिए, वहाँ की जो बिल्डिंग्स है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग। प्लस आप ये भी देखते हो कि कहीं ना कहीं आप जो बॉर्डर के डिस्प्यूट्स हैं, जो आप बोल सकते हैं कि जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स बोलते बोलते हैं, तो आसाम की बात करें, मिजोरम की बात करें, मेघालय की बात करें, कहीं ना कहीं आसाम से हर कुछ न कुछ स्टेट का वहां पर डिस्प्यूट होता रहता है, खासकर बॉर्डर को लेकर कि ये बॉर्डर हमारा है, आसाम को लेकर तो खासकर होता है। तो एक बोल सकते हैं एक विवाद वहां भी देखने मिलता है, ठीक है, किस चीज का, तो बाउंड्री विवाद, ठीक है, बॉर्डर के डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं वहां पर। और अगर हम कुछ विवाद की बात करें तो यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं। जैसे कि आप एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि वहां पर इंसर्जेंसी बोल सकते हैं। इंसर्जेंसी क्या होता है, यानी कि कोई भी स्टेट के कुछ ऐसे ग्रुप जो कि ये डिमांड करते हैं कि एक अलग कंट्री की डिमांड जब करते हैं कि एक अलग कंट्री बननी चाहिए हमारे इसी देश से, तो उसे ऐसे ग्रुप को बोलते हैं इंसर्जेंट ग्रुप। और इसी जो पूरी जो स्टेप्स को बोलते हैं इंसर्जेंसी। तो ये भी इंसर्जेंसी देखने को मिलता है, ठीक है, इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी हो गया। इसके बाद आप बोल सकते हैं कि वहां पर जो राजनीतिक जो विवाद है, पॉलिटिकल जो इश्यूज है, ये भी बहुत ज्यादा है, ठीक है, राजनीतिक राजनीतिक विवाद। ये तो आपका था किसका लिए, ये तो था बॉर्डर के लिए, बॉर्डर के लिए, ठीक है। तो ये समस्या हो गया। इसके बाद हम थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इसी में कि आप ऐसा नहीं कि ये मतलब पहला ऐसा ये स्कीम है, इसके पहले भी स्कीम आ चुके हैं। जैसे कि आपको ये मालूम होगा कि रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, वाटरवेज, ये भी आपका आ चुका है बेसिकली इनके लिए। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं, लेकिन आपको एग्जाम में एक दो कम से कम याद होना चाहिए। तो आप एक चीज लिख लेंगे, ठीक है, रोड, रेलवे, ये स्कीम का नाम है, ठीक है, रेलवे एंड वाटरवे, सॉरी एयरवे, सॉरी एयरवे, एयरवेज, एयरवेज कनेक्टिविटी, एयरवेज, एयरवेज कनेक्टिविटी, ये आपका दूसरा बजट है, जो कि आप बोल सकते हैं कि इसी आप उत्तर जो पूर्वोत्तर जो आपका क्षेत्र है इसके विकास के लिए, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे तो आप ले लीजिए, ताकि अगर आप नोट्स नहीं बना रहे, समझने फोकस कर रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है ना, ये आपका ऑनलाइन गेमिंग से है। ऑनलाइन गेमिंग क्या होता है, देखिए आप थोड़ा बहुत तो नाम से मालूम चल रहा है कि ऑनलाइन गेमिंग किसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग, अगर आप लूडो खेलते होंगे, अगर आप मोबाइल पे चेस खेलते होंगे, मोबाइल पे और भी जो गेम आते हैं, ठीक है, और कौन कौन से गेम आता है, ठीक है, जिसमें तो कुछ पैसे वैसे भी लोग जीत जाते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे गेम है। तो यहाँ पर अभी गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने भी और सरकार ने भी, ठीक है, खासकर सुप्रीम कोर्ट इस ऐसे ऐसे मामले पे थोड़ा मतलब स्टेप्स लेती है। तो यहाँ पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने खासकर फिलहाल इस में ये हुआ कि एक मिनिस्ट्री है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ, शॉर्ट बोलते हैं डाइटी। डाइटी मतलब क्या हुआ, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, डाइटी शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख लेंगे थोड़ा सा,
कि कौन सी मिनिस्ट्री बात कर रहे हैं, डाइटी, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, शॉर्ट में लिख दिया ना, ठीक है कोई बात नहीं, आपको शॉर्ट में नोट्स बना रहे हैं इसी तरीके से। तो इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने एक टास्क फोर्स बनाया था। टास्क फोर्स क्या होता है, बेसिकली एक मतलब एक ग्रुप बनाया, ठीक है, और उसे ये बोला गया उस टास्क फोर्स को कि आपके ऊपर एक टास्क ही है कि आप ये बताइए कि ऑनलाइन गेमिंग के रिगार्डिंग आप कुछ सुझाव दीजिए, कुछ रिकमेंडेशन दीजिए। जो ऑनलाइन गेमिंग की जो ये चीज़ है और ये एक लत बनती जा रही है, ये एक एडिक्शन बनती जा रही है सभी में, आपको भी कुछ ना कुछ चीज़ का लत होगा, आपको आप भी गेम खेलते ही होंगे, तो एक लत बनती जा रही है। और इस लत को हटाने के लिए कहीं ना कहीं जो सरकार है उसे क्या करना चाहिए, आप ये बताइए कौन कौन से आप रिकमेंडेशन देंगे, कौन कौन सुझाव देंगे, इन्होंने इसके लिए बात की गई। तो जो डाइटी है ना, ये जो मिनिस्ट्री है, इन्होंने टास्क पकड़ा, ये आपका मतलब ये जो भी हम लिखे ना, ये नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि जो ऑनलाइन गेमिंग के रिगार्डिंग जो भी आप बोल सकते हैं, इसको जो कंट्रोल जो करती है, जो इसको मॉनिटर करती है, ये वही मिनिस्ट्री है जो ऑनलाइन गेमिंग को देखती है, संभालती है, उसके रिगार्डिंग जो कानून बनाती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका नाम लिखे है। शॉर्ट में भी लिख लेंगे डायटी, ठीक है, आप इतना नाम मत याद रखिए। अगर आप इंग्लिश में अगर आप देखेंगे क्वेश्चन, तो डायटी वहां पर शॉर्ट में लिखा भी होगा, आप इसमें को भी देख के आप पहचान सकते हैं। थोड़ा सा स्मार्टनेस तो यहाँ भी चाहिए ना। और दूसरी बात, तो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट अभी ये सबमिट कर चुका है, जो टास्क फोर्स जो बनाया गया था, अब ये रिपोर्ट जो ना, रिपोर्ट ये सबमिट ये कर चुके हैं, रिपोर्ट सबमिट ही कर चुके हैं। अब इस रिपोर्ट सबमिट जब कर चुके हैं, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर सुझाव दिए होंगे, हाँ दिए। वो सुझाव क्या है, वो सुझाव कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले बात ये बोला गया कि एक सेंट्रल लेवल पे, एक केंद्र लेवल पर एक कानून बनाने की नीड है, जो कि ये देखे कि ऑनलाइन गेमिंग के रिगार्डिंग क्या क्या यहाँ पर जो इश्यूज हो रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो एक केंद्र सरकार में हम कह सकते हैं, यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं क्या सुझाव उन्होंने दिया है, ठीक है। इनका सुझाव क्या था, तो इनका सुझाव ये था कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए एक केंद्र स्तर पर, ठीक है, स्तर पर कानून की नीड है। पहली बात में उन्होंने ये कह दिया, सच में बात है, केंद्र जब तक एक सेंट्रल लेवल में जब तक एक लॉ नहीं होगा, तब तक ये इन्फोर्स भी तो नहीं होगा ना। अब स्टेट लेवल बना दिया, स्टेट लेवल पर हर एक स्टेट में। और ये ऑनलाइन जो गेम होता है ना, ऑनलाइन गेम बेसिकली अभी एक चीज से बात करने वाले हैं। ऑनलाइन गेम आप से लूडो खेल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर आप दिल्ली में हैं तो लूडो के लिए कुछ अलग से रूल्स रेगुलेशन है, ऐसा। और ये भी नहीं कि आप अगर कहीं कर्नाटक में है तो वहाँ पर कुछ अलग रूल रेगुलेशन है, सभी के लिए एक ही है। प्ले स्टोर डाउनलोड कीजिए और खेलना स्टार्ट कर दीजिए। तो इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, इसमें कोई बाउंड्री नहीं है कि मतलब यहाँ आप खेल रहे तो कुछ और है, आप दूसरी जगह खेल रहे तो कुछ और है। तो स्टेट के हाथ में तो ये है नहीं, क्योंकि स्टेट का है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। जो भी ये गेमिंग कंपनी होती है ना, ये गेमिंग कंपनी, उनसे गवर्नमेंट अगर ये डील कर ले तो ये चीज़ें कहीं के आसान हो सकती है। और ये सरकार कहीं ना कहीं इसके रिगार्डिंग ये चीज़ें रिपोर्ट्स मांगी गई है, और रिपोर्ट्स सभी सबमिट हो गया। और कुछ ही दिन के बाद में कुछ ना कुछ ये कानून बन के आएगा। जब ये बन के आएगा तो उसमें फिर चर्चा कर लेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम लोग थोड़ा पहले से अलर्ट हो जाए और पहले जान के रखें क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो इन्होंने पर ये कहा केंद्र स्तर पर जो कानून है वो होनी चाहिए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि एक रेगुलेटरी एक बॉडी होनी चाहिए जो रेगुलेट करे, एक रेगुलेटरी बॉडी जो रेगुलेट करे कि कौन कौन से जो गेम है, किसके लिए गेम इशू किया जा रहा है, बच्चों इसमें बच्चे कितना इसमें डाउनलोड कर रहे हैं, कितना खेल रहे हैं, ये प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करनी चाहिए। तो एक रेगुलेटरी बोर्ड रखते हैं। दूसरी में आप इसमें लिख सकते हैं, यहाँ लिखिए, एक रेगुलेटरी बॉडी बननी चाहिए, ठीक है, जो कि रेगुलेट करे, ठीक है, जो कि रेगुलेट करे। और इसमें इसके बाद ये बोला गया कि एक 3 स्तर पर जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक मैकेनिज्म होनी चाहिए। और 3 स्तर यानी कि 3 स्तर मतलब ये हुआ कि एक स्तर तो ये कि जो भी गेम जो बन रहा है, ठीक है, गेम इंडस्ट्री उस लेवल पर आप बोल सकते हैं कि कुछ डिस्प्यूट हुआ, कुछ विवाद हो गया, ठीक है, तो वहां पर चीजें समझ जाए, ठीक है। एक तो एप्लीकेशन में ही हो, जो भी गेम के एप्लीकेशन आप जो खेल रहे हैं, तो उस गेम में ही ऐसा कुछ हो ऑप्शन जो कि कुछ भी डिस्प्यूट्स हो, कुछ भी विवाद हो जाए तो उसी एप्लीकेशन में सॉल्व हो जाए। एक इंडस्ट्री यानी कि जो भी कम एप्लीकेशन जो बेच रहा है, ठीक है, एप्लीकेशन जो बना रहा है उस लेवल पर, और एक सरकार के लेवल पर। इन 3 लेवल पर एक ओवरसाइट होना चाहिए कि एक जो ऑनलाइन गेमिंग कंपनी है वो क्या कर रही है। मतलब विवाद को सुलझाने के लिए सरकार
एक आपका जो एप्लीकेशन भी अपने आप में होना चाहिए, एक जो कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है। तो तीनों स्तर पर होना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि तीन स्तर पर विवाद को विवाद को सुलझाने, ठीक है, सुलझाने के उपाय, ठीक है, ये भी बोला गया। इसके बाद और भी कुछ बातें बोली गई, जैसे कि ये इसे आप बना दो, पता क्या, इसे एक बना दो लीगल एंटिटी। लीगल मतलब क्या होता है, जो चीजें लीगल है, जो चीजें कानूनी तौर पे सही है ना। तो गेमिंग खेलना कानूनी रूप से सही जब होगा तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार के, या बोल सकते हैं कि इसमें बहुत सारे नियम कानून आ जाएंगे, क्योंकि ये आप नहीं कर सकते, वो आप नहीं कर सकते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें पहले से भी होती है। तो लीगल अगर इसे बना दिया गया, इसे बस सुनिए थोड़ा सा, लीगल बना दिया गया, तो इसमें जो रिस्ट्रिक्शन है, जो भी आज के टाइम में बहुत लोग खेल रहे हैं, उसमें उसके ऊपर कुछ मॉनिटर होता नहीं है। आप बिना लॉगिन आईडी के, बिना कुछ नंबर्स के भी कुछ खेल लेते हैं, है ना। और कहीं कहीं लॉगिन करना पड़ता है आपको अपने नाम का, कहीं गेस्ट से लूडो खेलते हैं तो एक ऑप्शन होता है गेस्ट का, ऐसे गेस्ट मोड में आप खेलिए, जज के मोड में, ये भी ऑप्शन आता है, तो ये भी आप कर सकते हैं। दूसरी बात इसमें ये है कि आप इसमें ना एक इसको आप जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है, एक मंत्रालय है, इंफॉर्मेशन सूचना और जो ब्रॉडकास्ट जो मंत्रालय है, उनके अंडर का आप इसको डाल दो। वो देखेगी कि क्या क्या इसमें प्ले किया जा रहा है, कोई गेम है, उस गेम में क्या चीजें चल रही है, तो उसके अंडर में डाल दो। तो ये भी एक अच्छा हो सकता है, एक ऑप्शन। अगर सरकार अगर के अंडर में चीजें आती है तो कहीं ना कहीं सरकार को जो जो मिनिस्ट्री है, जो मंत्रालय है, उस मंत्रालय के अंडर इसे डाल देना चाहिए, ताकि प्रॉपर तरीके से एक रेगुलेशन हो सके। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश की है। और आगे में एक पॉइंट है जो कि हम बात करना चाहते हैं, उस पॉइंट के बारे में। एक चीज होता है, सरकार ने भी यहाँ भी फोकस किया, एक होता है गेम ऑफ स्किल, एक होता है आपका, ठीक है, एक होता है आपका गेम ऑफ स्किल, और एक होता है आपका गेम ऑफ एक स्किल हो गया, एक आपका हो गया चांस, ठीक है, एक हो गया चांस। गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस, दो टर्म इसे है जो कि आपको जानने की नीड है। आप पूछेंगे वो सर क्या होता है, तो गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस दोनों को समझने के लिए थोड़ा इसको समझिए कि ऐसे गेम जो कि आप अगर खेल रहे हैं और आपका बुद्धि का विकास हो रहा है, ठीक है, आपके माइंड का डेवलपमेंट, आपका माइंड एक्सप्लोर कर रहा है, अपने आप को एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, आपका जो दिमाग है वो एक्टिवली वो काम कर रहा है, आपके न्यूरॉन्स बढ़ रहे हैं दिमाग के, तो ये आपके हो गया स्किल्स। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो इसमें ध्यान दीजिए। गेम ऑफ चांस क्या हो गया, मतलब वो गेम जिसमें कोई फायदा नहीं है, आप इन्वॉल्व तो हो जाते हैं, ठीक है, एक एडिक्शन से हो जाता है, एक लत से लग जाती है उस गेम में, और आप उसको चाह के भी छोड़ नहीं पाते हैं, आपकी दिमाग तुरंत आएगा पबजी, है ना। हाँ, ऐसे ही गेम, तो ऐसे गेम जहां पर आपकी बुद्धि का विकास नहीं हो, लेकिन आपकी बुद्धि का डाउनफॉल जरूर होता है। तो एग्जाम्पल अगर हम गेम ऑफ चांस से बोले, तो गेम ऑफ चांस में हो गया आपका जो, एक कौन सा होता है, इसमें बहुत सारा ऐड आता है, रमजी रमजी ऐसे करके, पबजी, एक तो पबजी है, ठीक है, जो तो बंद हो गया, ठीक है। बहुत सारे ऐसे गेम्स से आप लूडो ले लीजिए, लूडो में कुछ विकास नहीं होता है, ठीक है, बुद्धि का। वो लूडो स्किल का नहीं है। चेस बोलेंगे, चेस आपका इसमें आ गया। लूडो भी एक लत है, एक बार अगर उसमें हार गया ना, तो अगला पार्टी को बैठा के उसको 100 बार खेलेंगे, अगर आप हार रहे तो ये क्या चीज है, ये लत है, कि आपको जीतने का लत है। ये आपके बुद्धि का विकास हो रहा है, आप अगर ये हो रहा है तो आप गेम ऑफ स्किल कर रहे हैं, आप वो चीज खेल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गेम है जो कि आप स्किल पे फोकस करती है, सुडोको जो बोलते हैं, आप उससे नंबर फिल करते हैं ना, आप नंबर फिल करते हैं, वो भी क्या है, गेम ऑफ स्किल है। बहुत सारे ऐसे गेम है जो कि गेम ऑफ स्किल में आते हैं, और बहुत सारे ऐसे गेम है जो कि गेम ऑफ चांस में आते हैं। और गेम ऑफ चांस ये अच्छा नहीं माना जाता, ये जो है ना, ये आपकी बुद्धि के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, और ये आपकी बुद्धि के लिए अच्छा माना जाता है, ठीक है। तो सरकार यहाँ भी फोकस कर रही है कि हमें गेम ऑफ चांस को हमें पूरे तरीके से हटा देना चाहिए, और गेम ऑफ स्किल फोकस करना चाहिए। इस पे भी हमें देखना चाहिए कि ये कहीं के लत ना लग जाए। ऐसा भी नहीं कि आप बुद्धि के विकास कर रहे हो और लत लग गया। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, आप चेस खेले जा रहे हैं, ऑनलाइन चेस खेल रहे हैं, ठीक है, वो अच्छा है, लेकिन आप ऐसा नहीं कि आप 5-6 घंटे उसी में बैठ गए, तो एक लत लग जाएगा। तो सरकार को हर तरीके से कम गेम ऑफ स्किल में भी यहाँ पर निगरानी रखने की नीड है। तो रेगुलेटरी यहाँ भी होगी, ऐसा नहीं कि यहाँ भी नहीं हो। अगर ये सरकार अलाउ कर रही है तो यहाँ पर भी। और ये आर्टिकल चाहिए हो कि कुछ यहाँ पर इंग्लिश वाले चैनल में हम डिस्कस भी किया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक बात कर चुके हैं, आगे हम बात करते हैं इसी में। देखिए, इसमें एक एक पॉइंट आता है कि बहुत सारी इसमें समस्या है, ठीक है।
लेकिन एक पॉइंट ये भी है कि अभी इस टाइम में ये आंकड़ा निकल के आया कि 1.5 बिलियन डॉलर 2022 में गेमिंग जो इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री बन चुकी है। गेम जो बनाती है प्ले स्टोर में अपलोड करती है, ठीक है, और लोग खेलते भी है। तो इसे 1.5 बिलियन, बिलियन की बात कर रहे हैं, बिलियन इज 100, बिलियन इक्वल टू 1 बिलियन होता है। तो 1.5 बिलियन डॉलर ये जो ना इसका बिजनेस हो चुका है। तो ये 22 का डेटा ही है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है भारत के लिए और भारत में की सोसाइटी के लिए बन चुकी है, ठीक है। और इसको कहीं ना कहीं सही करने के लिए सरकार को एक बोल सकते हैं कि एक कोऑर्डिनेटेड वे में एक सरकार और जो गेमिंग इंडस्ट्री है दोनों बीच में एक एग्रीमेंट एक होनी चाहिए, एक समझौता होना चाहिए इसमें। कहीं ना कहीं जो गेमिंग इंडस्ट्री है उसको रेगुलेशन हो सके एक प्रॉपर तरीके से, और एक लत ना लगे, एडिक्शन ना लगे। गेम ऑफ स्किल की तरह ही गेम आप करें, आपको एक लत लगने की एक हैबिट ना डेवलप हो। इसके बाद फिर एक इसीलिए एक पॉलिसी लाने की नीड है, ठीक है। तो आई होप कि इसके बारे में ऑलमोस्ट जो आपसे काम की चीजें जो कि यूपीएससी की रिलेवेंट है वो हम चीजें बात कर लिए। और आई होप कि वो इसमें दोनों मिक्स है। प्रीलिम्स के लिए कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है और कुछ चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीचे मेंस के लिए, ऊपर प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो जो हम बोल देते हैं, आते हैं दूसरे आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल फोर्थ आर्टिकल है। और फोर्थ आर्टिकल हम बात करते हैं इसमें बेसिकली क्या चीज है। देखिए सेक्शन 66A, और ये सेक्शन 66A जो है ना, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 इसके बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो आपका आईटी एक्ट है 2000, इसी का एक एक्ट है। इसी में बेसिकली आपका सेक्शन 66A जो है ना, ये आपका बेसिकली ये आपका क्वेश्चन मार्क में है। आप बोले सर इसमें क्या हो गया ऐसा, इसमें बेसिकली ये हुआ कि ये जो सेक्शन 66A है, ये सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसे हटा दिया था, स्ट्रक डाउन कर दिया था। स्ट्रक डाउन करने के बाद में आज फिर ऐसा क्यों क्या है कि आज हमें पढ़ना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हर एक राज्य को, ठीक है, स्टेट्स को, सभी राज्य को, और जो केंद्र सरकार है इनको भी ये बोला है, और जो स्पेशली पुलिस ऑफिसर है हर स्टेट के पुलिस को ही बोला है कि आप 66A का जो यूज है ना आप नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रक डाउन हो गया। और कभी कभी ये होता है कि आप मतलब पुलिस ऑफिसर के मालूम नहीं चलता है, आप ये सुप्रीम कोर्ट कौन पढ़ता है, सुप्रीम कोर्ट का मतलब रिपोर्ट के बारे में कौन पढ़ता है, क्या जजमेंट है क्या नहीं है, मतलब कुछ कुछ छोड़कर, ठीक है। तो इसके बारे में 5-7 साल हो चुके हैं, 6 साल ये जो है सेक्शन है ना, इसे सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटा दिया है, ठीक है। ये इसे हटा दिया है, ठीक है, इसे इस सेक्शन को। आप बोले सर ये सेक्शन तो बोल दिया हटा दिए, ये है क्या आखिर, तो ये क्या है सुन लीजिए ध्यान से। सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट 2000 ये क्या कहता है, ये कहता ये है कि अगर आप थ्रू कंप्यूटर या थ्रू अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से, आप कंप्यूटर से या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कोई भी अगर क्राइम करते हैं, कोई भी कुछ ऑफेंस करते हैं, कुछ गुनाह करते हैं, किसी ने किसी को जब धमकी दे दी है, किसी को आप इंसल्ट कर दिए, किसी को आप डरा दिए, किसी को आप मतलब धमकी भरा मैसेज कर दिए, या किसी को आप मतलब एक अभी रिसेंटली सुना होगा ना कि एक लेटर एंट्री के जरिए मतलब कहीं वो पढ़ा और वो चला गया धमकी देने के लिए, ठीक है। तो वो धमकी देना स्टार्ट किया, बोलना स्टार्ट किया, किसी को रिलीजियसली किसी को मतलब डराना धमकाना, किसी को एक मतलब इनकन्वीनियंस फील करवाना, ठीक है, किसी को रोकना कोई चीज़ के, तुम ये मत करो, ठीक है, करने से अच्छा नहीं होगा। इस तरह चीज़ जब हो रही है, और ये सारी चीज़ें अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हो रही है, इनकी वाया व्हाट्सअप चैट से, मैसेजेस से, या फिर कंप्यूटर के थ्रू से, ईमेल से आपका हो रहा है ना, ईमेल से, यानी कि कुल मिलाकर हम ये बोले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज किया जा रहा है ना, ये कंप्यूटर का। तो ये सारा जो चीज़ आप जो कर रहे हैं, गुनाह, इंसल्ट करना, धमकी देना, ये करना वो करना, ठीक है, तो ये आपका 66A के अंडर में आएगा, ठीक है। आप बोले सर ये क्यों हटाया गया, आप तो बोल रहे हैं कि इसे 2015 में से इसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया था। यस, ये हटा दिया गया, इसलिए हटा गया क्योंकि इसके खिलाफ में एक पिटीशन फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में ये बोला गया कि अगर ये चीजें हो रही है, ठीक है, किसी को डरा दे धमकाना, तो ठीक है वो चीज तो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, जो बोलने का जो अधिकार है, ठीक है, और एक्सप्रेस करने का जो अधिकार है,
इसका तो उल्लंघन हो रहा है ना, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ए का वायलेशन हो रहा है। तो ये तो कहीं कहीं अगेंस्ट में, हाँ अगेंस्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ठीक है आप इसको हटा दो। साथ ही साथ इसमें एक प्लस पॉइंट ये जोड़ देना कि ज्यादा भी हटाना नहीं, इसमें ये कहा था ना कि सरकार और कोर्ट के पास में, इसी 2015 में ये बोला गया सरकार के पास में और सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, इनके पास, दोनों पास ये राइट है कि आपके जो कंटेंट है, यानी कि आपने जो किसी को मैसेज किया, सरकार अगर चाहे तो उस मैसेज को हटा सकती है। यानी कि उस मैसेज को हटाने का राइट जो है ना वो सरकार के पास में है। सरकार के खिलाफ में हमने देखा हो कि अभी रिसेंटली बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है, यूट्यूब के जो वीडियोज हैं उसके कंटेंट को हटा दिए गए हैं, क्योंकि वो थोड़ी सी सरकार, मतलब सरकार की भी अगेंस्ट थी और कहीं न कहीं एक नेशन के लिए, एक राष्ट्र के लिए एक अच्छा छवि वो पेश नहीं कर रहा था। इसमें से एक यूट्यूबर भी जिसे जिसे तो हम जानते भी थे, ठीक है, उनके एक वीडियो को, एक से दो वीडियो को उनको हटाया गया। बेसिकली उसमें थोड़ा वो लिबरल बन गया, मतलब लिबरल किस तरीके, वो पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है और इंडिया को मतलब जो तुलना कर रहा है ना, तो ऐसे कर रहा है कि मतलब पाकिस्तान और इंडिया दोनों साथ में, मतलब एक ही साथ में। तो पाकिस्तान इंडिया दोनों को एक साथ ट्रीट करना, ये भी चीजें सही नहीं है ना। तो इसके लिए भी प्लस एक डर का माहौल एक इंडिया में क्रिएट कर देना, है ना, तो वो भी अच्छा नहीं है। अब इस तरह की चीजें जो है ना, देखिए कुछ चीजें ना आर्टिकल 19(1), जो आर्टिकल 19 है ना, उसमें जो रिस्ट्रिक्शन जो दिया हुआ है, ठीक है, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 से लेकर 6 तक में, इस पे भी वो मेंशन नहीं है। जैसे आप इंसल्ट हो गया, और किसी को ऑब्स्ट्रक्ट करना, किसी को रोकना, ठीक है, इनकन्वीनियंस का नहीं है, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ पॉइंट है जो कि आप देखते हैं कि इसमें चीजें मेंशन नहीं है। किसी डेंजर वर्ड है ना, तो वहां पर रिस्ट्रिक्शन सिर्फ 8 ही ग्राउंड में है। वो 8 ग्राउंड कौन कौन से हैं? तो 8 ग्राउंड उसमें ये है कि आप सॉवरेनिटी, अखंडता, इंटीग्रिटी, आप किसी को इंसाइटमेंट ऑफ, जो आप ये करते हैं, जो पब्लिक ऑर्डर, ये हो गया आपका, हो गया फिर आपका इसमें हो गया डिफेमेशन, मानहानि केस हो गया। ऐसे 8 वहां पर रिस्ट्रिक्शन है। तो उस 8 में से ये जो हम बोले 4-5, ठीक है, जैसे डेंजर हो गया, डेंजर वर्ड उसमें नहीं है, इंसल्ट वर्ड उसमें नहीं है, तो रिस्ट्रिक्शन में कुछ कुछ वर्ड नहीं है, और ये जो वर्ड नहीं है, तो इसके कारण कहीं ना कहीं चीजें सरकार के लिए भी और जो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय, उसके लिए भी कहीं दिक्कत हो जाती है संभालने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर 66A को हटाए जाने के बाद भी जो पुलिस ऑफिसर है, जो स्टेट की पुलिस है, जो राज्य की सरकार है, वो आज भी इसे यूज करती है। सरकार ने यहाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ये बोला कि आप इस चीज को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये से स्टेप डाउन कर दिया गया था। और ये जो केस था, बेसिकली इस केस का नाम, इसका नाम था श्रेया सिंघल केस, श्रेया सिंघल केस। इस केस में से ये हटा दिया गया था, ठीक है। तो केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केस आप मेंस में यूज कर सकते हैं, प्रीलिम्स में केस वेस तो आता नहीं है, लेकिन आप कम से कम ये एक्ट याद रखें, कानून को याद रखें, ठीक है। इसके बाद आप इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि क्या आखिर इशू है। इशू यही है कि इसमें जो 66A था ना, वो बिल्कुल एक अपरिभाषित था, बिल्कुल एक तरीके से उसको डिफाइन नहीं किया गया था, यानी अनडिफाइंड वो एक्शन की तरह था, कुछ उसमें वर्ड इंक्लूड थे नहीं। क्योंकि जो पिटीशन डाला गया सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया ठीक है इसको हटा दो आज के बाद से, क्योंकि इनके इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा है, 19 क्लॉज 1A का उल्लंघन हो रहा है, तो इसे हटा भी दिया गया। लेकिन कुछ नहीं, कुछ बात बोल दी गई, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो आपके जो कंटेंट है, आपने जो मैसेज किया, किसी को जीमेल किया, किसी को मेल किया, कुछ मैसेज किए, उसे वो हटा सकता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ठीक है, अपनी जगह पर सही है, लेकिन हमें लगता है कि पूरा हटाने से अच्छा ये कि थोड़ा सा उसमें कुछ रेगुलेशन जो है ना, थोड़ा कुछ बोल सकते हैं थोड़ा सा कुछ रेगुलेशन, रेगुलेटरी तरीके से चीजें डालनी चाहिए थी, करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा उसमें रेगुलेट करने के साथ में टीम स्टाफ चाहिए ना, सबसे बड़ी बात ये है। तो ये आपके बाद, इसके बाद ये हो गया एक लास्ट आर्टिकल जो कि आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका है स्लोथ बियर, ये फर्स्ट टाइम, ठीक है, आपको याद रखना, ये फर्स्ट टाइम है ना, फर्स्ट टाइम इसे सेलिब्रेट किया गया। यानी कि 2022 से ही आपके आपसे प्रीलिम्स पूछ ले कि ये जो वर्ल्ड स्लोथ, स्लोथ क्या होता है, जो मतलब सुस्ती होता है, ठीक है, सुस्त जो भालू होते हैं ना उसके बारे में, ठीक है। वैसे आपको बताना चाहते हैं कि पूरे विश्व में जो भालू की जो प्रजाति है ना, ये आपके 8 पाए जाते हैं, ठीक है, 8 जो है ना ये प्रजाति है जो कि भालू की पाई जाती है, उसमें से 8 में से आपका एक ही है। तो उसका क्यों क्यों मना रहे हैं वर्ल्ड स्लोथ जो आपका बियर डे क्यों मना रहे हैं? क्योंकि ये ऐसे जो भालू है जो कि इसको कंजर्व करने की, इससे सुरक्षित करने की बोल सकते हैं कि टाइम आ चुकी है, क्योंकि ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, और इसलिए इसको कहीं ना कहीं कंजर्वेशन देने की बारी के लिए बोला जा रहा है, पूरे विश्व से बोला जा रहा है कि इसे कंजर्व करने की नीड है। और
एक बात ये भी बोला जा रहा है कि कभी कभी इस जो भालू को ना हम लोग हनी बियर बोलते हैं, हनी यानी कि मधु वाला, ठीक है, हनी बियर बोलते हैं क्योंकि हनी को ज्यादा कंज्यूम करता है। लेकिन हनी के साथ में ये कुछ एनिमल चींटी वगैरह खाते हैं, ठीक है। चींटी जो खाते हैं ना, इसमें बोल सकते हैं चींटियों का सेवन जो है ना, चींटियों का सेवन ये ज्यादा करता है, ठीक है। चींटी हो गया, छोटे छोटे जो चींटी होते हैं ना, उससे हम इंग्लिश में बोलते हैं कि टर्माइट्स बोलते हैं, टर्माइट्स बोलते हैं, ठीक है। टर्माइट्स बोलते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं टर्माइट्स, तो ये भी वो खाते हैं। और एक अच्छी बात पता क्या है कि ये अपने जो कब होता है, ये कब्स क्या उसे बोलते हैं, अपने जो बेबी जो उसका जो बच्चा होता है, ठीक है, कब्स जो उसे बोलते हैं, वो अपने बैक साइड में वो टांग के चलता है। जैसे हम लोग कंगारू देखते हैं, कंगारू पेट के पास रखते हैं, तो ये अपने बैक में, ठीक है, जो कब्स होता है ना, इसका जो भालू का बच्चा उसको बोलते हैं, ठीक है, ये पीछे, ठीक है, पीछे टांग कर चलता है, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद एक पॉइंट और भी आप दिमाग में रखिए कि वेट वेट तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसके बारे में एक चीज ये सुस्त होता है। बाकी जो 8 भालू होते हैं ना, बाकी 8 भालू में से ये ऐसा भालू है जो थोड़ा सा फुर्तीला है ना, लेकिन लिखे क्या है सुस्ती, लेकिन बाकी 8 भालू से ये थोड़ा ये थोड़ा फुर्तीला है। आप देख पा रहे हैं कि ये थोड़ा सा आलस टाइप का है। और एक चीज ये भी होता है कि जो भालू होता है ना बेसिकली, जो कि आपको आर्कटिक जो ओशियन वाला जो रीजन वहां पे जो मिलते हैं व्हाइट बियर, ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं, वो ठंड में अपना मतलब उसकी जो लेदर उसके जो चमड़ी होते हैं बहुत टफ होते हैं, कठोर होते हैं। तो ये लोग ठंड में खासकर क्या करते हैं ना, ये एक वर्ड है हाइबरनेट, हाइबरनेट वर्ड है, हाइबरनेटिंग वर्ड है, जो कि ये होता है कि उसमें आप ठंड के टाइम में आप चले जा सकते हैं सोने के लिए, ठीक है। बर्फ के जो सील होते हैं उसमें ये सीट टाइप है। तो उसी में ये जो है भालू है ना, ये थोड़ा अलग है। ये इस ठंड में अपनी जो नींद है ना वो नहीं लेता है, नींद को ना वो कहीं सेक्रीफाइस कर देता है। ये हो गया। जो इसका साइंटिफिक नेम है आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यूपी से ये पूछता नहीं है, तो इसको भी हम फोकस नहीं करेंगे। एक चीज, हाँ एक चीज कि वल्नरेबल कैटेगरी में है, ठीक है। ये आपका थ्रेट, इंसानों से थ्रेट इसका, ठीक है। डाइट हम बोल चुके हैं, ये हनी वगैरह खाता है, फ्रूट्स भी खा लेता है, हनी भी खा लेता है, ठीक है। ये नेपाल, श्रीलंका, इंडिया और आपका जो ये सब भूटान हो गया, यहाँ पर वो मिलते हैं खासकर। और एक चीज, जो साइट्स की कैटेगरी होता है, साइट्स की कैटेगरी में ये आपका अपेंडिक्स 1 में आता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसमें 1972 में, इसमें ये आपका जो शेड्यूल 1 में आता है। तो ये बस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इसको लिख लीजिए। WPA यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 है, इसमें आपका शेड्यूल 1 में आता है, ठीक है। ये आपका वल्नरेबल है, वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये फिर आपका जो साइट्स जो है, साइट्स इसके अंडर में ये आपका अपेंडिक्स, अपेंडिक्स अपेंडिक्स 1 में आता है। ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था बेसिकली ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए आपका यहाँ पर इसका वेटेज थोड़ा कमी है, और मेंस के लिए जब वेटेज कम है मतलब कि चीजें यहाँ से कम पूछी जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और आई होप कि पूरा आपको स्टोरी समझ में आया होगा। स्टोरी समझ में आया होगा तो आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि आपके लिए खासकर कि जो सर्वोदय बैच है, सर्वोदय बैच में आपको मालूम है कि ये बैच लॉन्च हो चुका है, और अभी जो रिसेंट की जो प्राइस है वो आपका 60% के डिस्काउंट साथ में, और IS60 है, जिसमें अभी का जो प्राइस है आपका ऑलमोस्ट 8000 7,999 है, और आपको 60% डिस्काउंट मिल जाता है। तो और इसमें लाइव क्लास के फीचर्स हैं, PDF नोट्स आपको डेली मिल जाते हैं, डेली वाइज स्टडी प्लान है, प्रैक्टिस सेशन, जूम और डाउट सेशन के भी यहाँ पर प्रोविजन है, ठीक है। और बेनिफिट्स की हम बात करें, क्योंकि बेनिफिट्स, बिना बेनिफिट्स का आप चीजें फोकस भी नहीं हो पाता है। तो बेनिफिट्स की बात करें तो 1200 प्लस, और जो आपकी लाइव क्लासेस है, 1-to-1 मेंटरशिप जो कि आपको प्रोवाइड की जाती है, मेंस आंसर राइटिंग जो इसकी सबसे एक पिलर है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके प्रिपरेशन का। लेक्चर नोट्स PDF मिल जाते हैं आपको, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, लाइव डिस्कशन मिल जाता है, करंट अफेयर्स प्रोग्राम भी आपकी इस जिसमें कहेंगे मॉर्निंग में अभी तो माहिर है, ठीक है, आपके प्रीलिम्स और मेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। डाउट क्लियरिंग सेशन भी है इसके रिगार्डिंग। इसके बाद अगर आप अगर पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम बताना चाहते हैं आपको कि पेड कोर्स जाएंगे एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद में, और सर्वोदय बेस्ट में बाय कोर्स यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करना है। इसका पेमेंट मोड जो आप जिसमें पे करना चाहते हैं, पेटीएम या जिससे भी कार्ड से, उसका पेमेंट सक्सेसफुल, आप इसके बाद फिर चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। और एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करना है, तो इसके लिए आप प्ले स्टोर जाइए, प्ले स्टोर जाने के बाद में आप सर्च कीजिए एग्जामपुर प्रेप, सो एग्जामपुर सर्च कीजिए, एग्जामपुर आ जाएगा, एग्जामपुर सरकार प्रेप इंस्टॉल कीजिए और अपने नाम को रजिस्टर कीजिए, और वो सारे फीचर्स जो कि एग्जाम्पल आपको प्रोवाइड करता है वो आप चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। चाहे हम बात करें अनलिमिटेड क्विज और प्रैक्टिस की बात करें, या फिर हम फ्री प्रीवियस क्वेश्चन और सॉल्व क्वेश्चन पेपर की बात करें, या फिर आपके ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट की बात करें, या फिर आपसे हम बात करें
फ्री पीडीएफ्स के बारे में, स्ट्रक्चर्ड पेड कोर्सेज, जॉब सेलेक्ट के बारे में। यहाँ पर इसके अलावा भी मंथली, वीकली, डेली करंट अफेयर्स भी यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। और इसके बाद अगर आपको फिर भी कुछ डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। और फिर भी कॉल नहीं लग पाता तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। और कुछ टाइम के बाद में जितना पॉसिबल हो सके जितनी जल्दी हमारी जो टीम है आपसे कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ 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 आप सेशन को थोड़ा सा लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि इसमें हम और भी अच्छे कंटेंट लेकर आ सकें। 5 कंटेंट आज थे, 5 टॉपिक आज थे, तो हम चाहते हैं कि आपके कम टाइम में बहुत सारा टॉपिक कवर हो जाए, ताकि आपके प्रिपरेशन के लिए एक जो पिलर है, एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो सके, ताकि 23 तक आते आते कुछ भी करंट अफेयर्स रिगार्डिंग क्वेश्चन छूटे ना। और रिवीजन के लिए भी हम तैयार हैं, रिवीजन आपको करवाएंगे कभी भी, नाइट मैराथन की जगह। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।